हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय सर फिजिक्स वाले। और अब हम लोग करने जा रहे हैं पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन सीरीज एलसीआर। अब देखिए पावर इन एसी के बारे में बात करते हैं। पावर इन एसी सीरीज एलसीआर में देखिए ये सप्लाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाया हमने। सपोज करिए वी नॉट, ठीक है। मान लीजिए वोल्टेज ये और करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है फेज डिफरेंस। देखिए पावर क्या होता है? पावर होता है इंस्टेंटेनियस पावर, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। वी नॉट ये प्रोडक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? टाइम के साथ वेरिएबल है। तो यहाँ पे वी नॉट आई नॉट। अब देखिए साइन ओमेगा टी, इसको तोड़ दे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए। अब इसे थोड़ा सा इसको सबको साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, और ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए एसी में क्या होता है, बेसिकली पावर जो निकालते हैं हम लोग बेसिकली एवरेज पावर होता है एसी में, ठीक है। वही अगर फाइंड आउट करने के लिए कहता है एसी के किसी भी सर्किट में अक्रॉस एसी सप्लाई व्हाट इज द पावर कंज्यूम पावर लॉस, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज पावर ऑलवेज, ठीक है। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर की अगर बात करें हम, ये बहुत बेसिक है एवरेज पावर। और एंटायर सर्किल के साइकिल के लिए अगर देखें एवरेज वैल्यू अगर इसका निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ होती है, तो बी नॉट आई नॉट हाफ हो गई। इस ये जो साइन दिख रहे हैं ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया। साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 होती है, आगे 0 हो गया। इसको आप मॉडिफाई कर दिए तो वी नॉट अपॉन रूट 2 एक्स के साथ एक आई नॉट बाई रूट 2 एक्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस फाइव रह गया था ये वाला, ठीक है, इनटू कॉस फाइव। अब ये एवरेज पावर का जो फॉर्मूला अपने पास डिराइव होकर आया तो कर सकते हो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर। देखिए जनरल फॉर्मूला है एवरेज पावर का एसी में, इसी का यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो भी आए नीट 2016 में और 18 में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है ऐसे। अब देखिए वी आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस इंटू जेड। तो अगर हम इसको देखें तो वी पावर एवरेज होगा, वी आर एम एस की जगह आई आर एम एस इंटू जेड लिख दे। आई आर एम एस एक इसका और एक इसका स्क्वायर हो गया, इंटू जेड है कॉस फाइव होता है आर बाई जेड। आप रख के चेक कर लो, जेड कैंसिल हो गया, आर आ गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि अगर एक रेजिस्टेंस आर है और इसमें एक ऐसी सप्लाई है जो कि बैटरी से डीसी सप्लाई है जो आरएमएस की वैल्यू के बराबर करंट ड्राइव कर रही है, तो उसमें जो पावर डिसिपेट होता है वही है। जैसे कि डीसी में पढ़ रहे थे आई स्क्वायर आर पावर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी आई होता है। बट यहाँ पे एसी में आई आर एम एस की स्क्वायर इंटू आर तो लिखोगे, ठीक है। एंड द पावर इज ऑलवेज डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम्ड बाय योर प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। तो फेज एंगल क्या हो जाएगा? 90 होगा प्योर इंडक्टर कैपेसिटर केस में। अब देखिए इसमें अगर हम वी आर एम एस के टर्म में देखेंगे तो वैसा नहीं दिखेगा, एक जेड के टर्म में दिखने लगेगा। मतलब फिर से अगर इसको चेंज किया जाए और आ चुका है ये पीएमपी में, आई आर एम एस की जगह रख दें वी आर एम एस बाई जेड, तो वी आर एम एस का स्क्वायर हो गया बाई जेड और ये रह जाएगा कॉस फाइव।
हाँ, ये बी आर एम एस स्क्वायर बाई आर तभी दिखेगा जब cos फाई में फाई अगर हम ले लें 0 डिग्री, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो या रेजोनेंस की कंडीशन हो, इम्पेडेंस आर हो जाएगा, आर बाई जेड करेंगे, ये तो 1 हो गया रेजोनेंस कंडीशन। अब क्या करेंगे तो बी आर एम एस स्क्वायर बाई आर दिखेगा। अदरवाइज जनरल में ये तो सबसे बेस्ट होता है कि आप, ये छोटा है थोड़ा देखने में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा याद करने में। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए फेजर बी नॉट का रहा होगा बी आर एम एस है और ये आई आर एम एस, फेज एंगल फाई है, तो इसको हम लोग फेजर को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो आई आर एम एस का ये कॉम्पोनेंट है cos फाई, इसको पावर कंपोनेंट बोलते हैं करंट का, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा जो यहाँ से, इसको बोलते हैं आई आर एम एस का साइन फाई कंपोनेंट जो है, ये पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ये पावर कंपोनेंट है cos वाला। ये इस कंपोनेंट को एक स्पेशली हम लोग जानते हैं इस नाम से, वाटलेस करंट के नाम से। मान लीजिए कभी जो क्वेश्चन बनाए हैं, फेज एंगल पता है आपको और आरएमएस करंट निकाल लिया है कई क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द व्हाट इज द वाटलेस करंट, वैल्यू ऑफ वाटलेस करंट, तो वी हैव टू फाइंड आउट द आई आरएमएस ऑफ साइन फाई, आई आरएमएस इनटू साइन फाई आएगा, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल इसमें क्वेश्चन बनते हैं और गलती का कोई चांसेस आई थिंक नहीं है। तो आप किसी भी सर्किट में बात कर लो, ठीक है, इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया रहता है, आई आर एम एस निकालिए बी आर एम एस बाई जेड और सीधे सीधे क्वेश्चन को आराम से बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये एल सी आर और ये दे दिया हमने ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई आर एम एस निकालना है, निकालना ही पड़ेगा आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है, आई आर एम एस निकालें बी आर एम एस बाई जेड होगा। अब जेड में आप ये देखिए, मान लीजिए 3 ओम है सपोज, ठीक, ये क्या है, ये इसका एक्सएल, ये 7 ओम और ये एक्सी, ये 3 ओम है। सप्लाई जो आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज की जो ये सप्लाई है, आरएमएस वोल्टेज इसका दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, सपोज करिए ये 20 वोल्ट है। What is the power dissipated in this circuit? What average power dissipated in the circuit? फॉर्मूला सिंपल है, आई आर एम एस पहले निकालेंगे। आई आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस बाई जेड। बाई जेड क्या होता है, जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी, 7 डिफरेंस 3 और स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है 5 स्क्वायर, दैट इज 5। ये बताए वी आर एम एस कितना है, 20 वोल्ट है और जेड की वैल्यू है 5 ओम, आ गया कितना 4 एम्पीयर। तो एवरेज पावर निकालने के लिए क्या दिक्कत है, 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 3 ओम, 48 वाट। बहुत सिंपल लिया हमने, ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं किया। जो नीट में आया था 16 और 18 में सेम क्वेश्चन ही था ऑलमोस्ट। देखिए उसमें क्या था ना कि एक्सएल एक्सी नहीं दिया था, फ्रीक्वेंसी एक तो दिया था, इसका इक्वेशन के फॉर्म में था वी नॉट साइन ओमेगा टी का जो फॉर्मेट होता है, ओमेगा आपको एक्सट्रैक्ट करना था उसमें से, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में दिया था और इंडक्टेंस की वैल्यू जो है एल की वैल्यू दिया था हेनरी में, मे भी मिली हेनरी माइक जो भी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रो है फैरड में दिया था, तो उसको आपको फैरड में बदलना होगा, उससे कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे एसी का यूज और भी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस के बारे में बात करें। देखिए एसी में जैसे ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, आया नहीं है जैसे कभी। अब इसमें क्या है कि एक आर्क लैंप है, ठीक है, आर्क लैंप है, इसको जलाना है,
लेकिन इसकी रेटिंग है 10 एम्पियर पे ये करंट है, और ये है 80 वोल्ट की रेटिंग, मतलब इस पर ये प्रॉपरली फंक्शन करेगा, जलेगा, वर्क करेगा आर्क लैंप। और सप्लाई दे दिया है हमने एसी का, ये सप्लाई है, इसकी आरएमएस जो वोल्टेज सप्लाई है वो 100 वोल्ट है। अभी बताइए 100 वोल्ट लगा देंगे, ठीक है, 80 वोल्ट पे ये आर्क लैंप जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। तो ये 100 वोल्ट पे तो फंक्शन नहीं करेगा, करंट ज़्यादा मिलेगा, इसको फ्यूज हो जाएगा। ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज टू फंक्शन आर्क लैंप प्रॉपरली, मतलब एक्सेल कितना सीरीज में लगाया जाए सो दैट ये प्रॉपरली अपने फुल ब्राइटनेस के साथ यानी फुल रेटिंग के साथ जले, ठीक है। ऑब्वियसली जलेगा, एक्सेल जब लगाएंगे तभी ओम में आएगा आंसर, एक्सेल की वैल्यू। अब देखिए होता क्या, जैसे आपने 80 इसको चाहिए जलने के लिए, प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए करंट 10 एम्पियर मिलेगी, और 80 वोल्ट इस पर होना ही चाहिए, तो इस पर 80 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे वोल्टेज मतलब आरएमएस है। अब देखिए 100 लगाएं, इस पर 80 गया, तो आप ये कहोगे कि इस पर 20 गया, गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ये आरएमएस वोल्टेजेस का रिलेशन ऐसे नहीं होता है कि जितना लगा देंगे उतना बढ़ जाएगा, सीरियल सीआर चाहे जो भी हो। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला अपना होता है, ये सप्लाई का स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस बीएल का आरएमएस वोल्टेज ऑलरेडी अंडरस्टूड है का स्क्वायर, तो बीएल जो आएगा अक्रॉस आर्क लैंप, ये जो इंडक्टर के अक्रॉस आएगा बीएल आरएमएस, वो आएगा 100 स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, क्या होगा भाई, पाइथागोरस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 60 का होल स्क्वायर आएगा, दैट इज द 60 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखा जाए ना तो करंट पता है आरएमएस, करंट तो 10 एम्पियर जाएगी तभी तो ये ऑपरेट करेगा, तभी तो प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है, रेटिंग है वो तो करंट पता है, और फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी एल की आर एम एस अपॉन एक्सेल, मतलब वी एल आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सेल होता है, एक्सेल को इधर ट्रांसफर ले लो आप, आई आर एम एस ये रहा, और ये रहा 60 वोल्ट, और ये रहा 6 ओम की रिक्वायरमेंट होगी, तो 6 ओम का एक्सेल लगाएंगे तो ऐसा होगा। कई बार ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे देता है, तो फ्रीक्वेंसी दे देंगे ओमेगा या एफ दे दिया, लीनियर रेगुलर जो भी है, तो आपको एक्सेल ओमेगा एल होता है, ओमेगा दिया रहेगा, इंडक्टेंस की वैल्यू पूछेगा, हेनरी में आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यही बात अगर हम ऐसे करते हैं, एक जो AIPMT में पुराना नीट में क्वेश्चन आया हुआ था 15 के आसपास होगा, ये DC बैटरी लगा देते हैं अगर मान लो 100 वोल्ट की, और यहाँ कहते हैं कि कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, तो सीधे बांट देते हैं 80 वोल्ट इस पर, तो 20 वोल्ट इस पर गया सीधे, और उसका रेजिस्टेंस निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, करंट 10 एम्पियर एकदम 20 वोल्ट आईआर। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, और यहाँ पे भी वही थॉट लगाया तो गलत हो जाएगा, कोई AC में वोल्टेजेस का कनेक्शन ये फॉर्मूले से भी डील होता है, ठीक है। तो थोड़ा अलर्ट करने की जरूरत है, इस पर अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है। अब देखिए कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन पे जाए, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये एक PMT का पुराना क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, और यहाँ एक एमीटर लगा है, और सप्लाई वोल्टेज है AC 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज है 300 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज है 300 वोल्ट, और ये वोल्ट मीटर एक लगाया, कहा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ, रीडिंग मतलब आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज द करंट रीडिंग ऑफ दिस, करंट रीडिंग मतलब आरएमएस करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट।
अब देखिए ये दोनों एक बराबर है वोल्टेज है, इससे ये कंफर्म हो गया करंट सेम है। VL होता है आई आर एम एस इंटू एक्सएल, BC होता है आई आर एम एस इंटू XC, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, XL इज इक्वल टू XC, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, तो जानते हैं ना कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो सप्लाई वोल्टेज है टोटल इस पर चला जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 220 वोल्ट। तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। करंट कितनी आएगी, तो करंट की जो वैल्यू आएगी आरएमएस करंट, सप्लाई वोल्टेज लो तो 220 है अपॉन रेजिस्टेंस 100, 2.2 एम्पीयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इससे यह कंफर्म हो गया कि एसी में जो वोल्टेज के करंट के रिलेशन से बहुत सिंपल फॉर्मूले से डील होता है, और फेज एंगल का रिलेशन tan फाई के फॉर्मूले से आपको डील होता है। बाकी कुछ होता ही नहीं इसमें एसी में, बाकी पावर के फॉर्मूले भी पढ़ा, और बाकी हम लोग जो बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर वगैरह का एसी में, इस पर बात थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं, बस फॉर्मूले की बात। ब्रीफ थ्योरी में बात करते हैं ताकि रिवीजन में ईज रहे। अब देखिए एट रेजोनेंस जो बात करते हैं, रेजोनेंस कर्व पे बात करते हैं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है। रेजोनेंस मतलब एक्सएल और एक्सी सेम। और ब्रीफ थ्योरी बात करेंगे। अगर कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और इस पर ये बात ऐसी है, तो दिस नॉन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बिफोर रेजोनेंस बात करें, मतलब अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे रेजोनेंस से पहले, बिफोर रेजोनेंस बोलते हैं, तो ये देखिए ये एक्सएल कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा एक्सी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करेगा। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगी, करंट विल लीड द वोल्टेज बाय एंगल फाई, tan फाई क्या हो जाएगा, XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, सीरीज एलसीआर में बात चल रही है पूरी। और बिफोर रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस क्या होगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम पड़ जाएगा, XL बढ़ जाएगा, तो इंडक्टिव आ जाएगा सर्किट, वोल्टेज लीड करेगी, वोल्टेज लीड करेगा करंट से। ठीक है, बाई एंगल फाई, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। अब इसमें एक रेजोनेंस कर्व होता है, और इसको हम लोग बनाते हैं, और रेजोनेंस कंडीशन में जो आरएमएस करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट होता है, V नॉट अपॉन जेड, और जेड इन दिस केस इज मिनिमम, आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और V नॉट XL XC डिफरेंस कट जाएगा, इक्वल है। रेजिस्टेंस में बात हो रही थी, ये इम्पीडेंस के नाम पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस कम होगा, आई नॉट मैक्स का जो वैल्यू आएगा पीक का, वो बहुत ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कम आएगा। फिर ये जो रेजिस्टेंस कर्व है, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के केस में, और यहाँ पे ड्रॉ किया गया आई नॉट के साथ ग्राफ, आई नॉट ले लिया। ये ग्राफ ऐसे आता है, ये जो दिखा रहा है, ये है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट रेजोनेंस। दिस इज कंडीशन बिफोर रेजोनेंस, दिस इज कंडीशन आफ्टर रेजोनेंस। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, आई नॉट की वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही थी, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, और जस्ट इसके डेरिवेशन पे ना जाए। यहाँ पे देखिए दो फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा 1 है, सपोज करिए ओमेगा 2 है। ये जो करंट है ना, आई नॉट जो मैक्स दिखा रहे हो आप, का √2 टाइम्स कम होता है ऐसे। इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं जो ये स्केलिंग देख रहे हो, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, चौड़ाई जो ये देख रहे हो आप। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाफ पावर विड्थ, इस वाले को हाफ पावर विड्थ, मतलब ये नीट में भी लेटेस्ट में आया था, आई थिंक इसी साल। ठीक है, हाफ पावर विड्थ, ये क्या होता है, इसमें जो रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर का डिस्कशन होगा, ठीक है,
उसका हाफ पावर इस पे होगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हो। और ओमेगा 1 को हम ऐसे लिखते हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 को लिखते हैं ओमेगा नॉट डिफरेंस डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 1 डिफरेंस ओमेगा 2 जो आएगा 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ, जिसका फॉर्मूला होता है आर बाई एल। डायरेक्ट लिखा हमने, यानी डेल्टा ओमेगा जो होगा वो आर बाई 12 होगा। तो जो क्वेश्चन आया था नीट में वो कहा था इनका रेंज बताओ जो फ्रीक्वेंसी है हाफ पावर बीट पे दो, कहाँ से कहाँ। तो बस कुछ नहीं है, इसको आर और एल सब दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये निकाल लिया। और ओमेगा नॉट निकालेंगे किससे, 1/√LC से। तो ये प्लस माइनस ओमेगा नॉट में कर देना है। तो दो रेंज की फ्रीक्वेंसी बन रही थी ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्वेश्चन साफ लिखा हुआ था कि जो मैक्सिमम पावर में रेजोनेंस कंडीशन में आता है उसका हाफ पावर पे बात करो, दो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो दोनों ऑप्शन में था। एक तो ये हुआ, बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिख दिया। एक आता है इसमें, अब देखिए, अब ग्राफिकल क्वेश्चन पे आ जाए, यहीं पे बात करने। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ये था। अब रेजिस्टेंस को जब कम करोगे, आई नॉट जो मैक्सिमम दिख रहा था वो बी नॉट अपॉन आर था। जब रेजिस्टेंस को कम करेंगे ना तो ये और ऊपर जाएगा। और देखिए बैंडविड्थ, रेजिस्टेंस कम करने से बैंडविड्थ क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होगा, चौड़ाई कम होगी। ये शार्पनेस आता रहेगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, बैंडविड्थ कम हो गया। देखिए यहाँ R2 इज लेस देन R1। ये ग्राफिकल क्वेश्चन में आ सकता है, जस्ट टू कंपेयर द रेजिस्टेंसेस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है Q फैक्टर विच गिव द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। तो शार्पनेस का मेजरमेंट के लिए है क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो क्यू फैक्टर ये जो आता है क्वालिटी फैक्टर को इसको बोलते हैं हम लोग। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या बताता है, इट मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। कैसे डिफाइन करते हैं इसको मैथमेटिकली, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। सबसे सिंपल फॉर्मेट याद करना यही है। आगे प्रोसीड करना है न्यूमेरिकली, आप प्रोसीड कर लो। ओमेगा नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट है, बैंडविड्थ आर बाई एल था, ऊपर ले गए। ये देखिए एक्सएल है अपॉन आर। एक्स और एक्सी जानते हैं कि बराबर होता है, आप लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा नॉट होता है 1/√LC, एल अपॉन आर है, अंडर रूट में एक एल कट गया, ऊपर आ गया 1/r √L/c। अब देखिए इसका यूज हुआ था नीट 2017 में, 2017 में क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक ये था, सेट दिया हुआ था रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में, इंडक्टेंस की वैल्यू हेनरी में, और रेजिस्टेंस ओम में दिया हुआ था। और ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ LCR will be most suitable for the better tuning in communication system। तो बेसिकली क्या होता है ना कि टीवी और रेडियो ट्यूनिंग जो होता है, मिलाते हैं स्टेशन मैच कराने के लिए, उसमें ट्यूनिंग का पर्पज होता है। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ना वो ट्यूनिंग के लिए काफ़ी सुटेबल होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Q फैक्टर फॉर द सीरीज LCR सर्किट, मोर विल बी सुटेबिलिटी फॉर द ट्यूनिंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के सिस्टम में ट्यूनिंग का पर्पज से आता है। उसमें बस हमें ये चेक करना था कि सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में क्यू आ रहा है। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सी बात है। और बाकी कई फॉर्मेट इसके आप देखिए, क्यू में ऐसे भी आप लिख सकते हो, IRMS मल्टीप्लाई कर दो, IRMS एक्सेल के साथ ऊपर नीचे दोनों। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस RMS वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर हो गया, और ये रेजिस्टेंस के क्रॉस RMS वोल्टेज हो गया। और VL और VC जो RMS होता है वोल्टेज, रेजिस्टेंस में सेम होता है। तो ये वोल्टेजेस का टर्म में आने को बचा है, बस बीच में आना होगा तो यही आएगा, अदरवाइज जो आया है फिर से वही आएगा। या हो सकता है फॉर्मूला आ जाए, सारे फॉर्मूले NCERT में
ये सारे पैटर्न तो नहीं दिए बट बेस फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। तो ये शार्पनेस को बताता है रेजोनेंस, जितनी ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर हो जाए देखिए क्यू ज़्यादा होगा अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे बात करें और बैंडविड्थ कम करेंगे उतना ही क्यू ज़्यादा आएगा। बैंडविड्थ जितना ही कम करेंगे मतलब रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम करेंगे तो पतला होता जाएगा, शार्प होता जाएगा रेजोनेंस। इसीलिए बोलते हैं ये शार्पनेस को मेजर करता है रेजोनेंस को। ठीक है, अब बस इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर और नेक्स्ट टॉपिक एंड और टॉपिक्स और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। और जैसे जैसे नीट का एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा एक क्विक रिवीजन टाइप का रहेगा लेक्चर हम लोग का, क्वेश्चन के सेट का डिस्कशन रहेगा और कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।